चलिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज दिन भर आप देख रहे हैं हमारे साथ जनता टीवी पर बड़ौदा की महापंचायत। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एक सीट पे चुनाव है, लेकिन ये एक सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा की राजनीति में। पिछली बार खट्टर साहब अकेले थे सरकार में, इस बार एक इंजन नहीं, दो इंजन नहीं, मल्टी इंजन है। और विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला उपचुनाव हो रहा है और इसमें कई लोगों का टेस्ट होना है। सरकार के परफॉर्मेंस का भी एक टेस्ट है, हुड्डा साहब के अस्तित्व का भी एक टेस्ट है, आईएनएलडी में अभय जी का भी टेस्ट है। जींद बाई इलेक्शन देखा था, उसके बाद ये दूसरा बाई इलेक्शन है। बीच में लोकसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव भी हुए। कुल मिला के हालात क्या रहेंगे और बड़ौदा से जुड़े हुए मसले क्या हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और इस महापंचायत में एक एक करके उन तमाम नेताओं को हम लेकर के यहाँ आ रहे हैं जिनका सीधा इस उपचुनाव से वास्ता है। मैंने आपको बताया एक एपिसोड में कि दूल्हा भी है, घोड़ी भी है, लेकिन जो बारात में दूल्हा के मामा, फूफा, ताऊ, आजकल उनका दौर चल रहा है बड़ौदा में। दूल्हा गौन है और उनकी तरफ से लड़ने वाले जो रणबांकुरे हैं, कोई ताऊ, कोई फूफा, कोई चाचा, कोई मौसा, वो आजकल मैदान में। अब इस वक्त महापंचायत में एक ऐसे नेता आ रहे हैं जिनका पिछले कुछ वर्षों में, कह लें 2-3 वर्षों में, बड़ा हेडलाइंस में रहे। चाचा भतीजा की कहानी आपने पढ़ी होगी। हरियाणा में भी चाचा भतीजा की कहानी बहुत मशहूर हो गई और फिर भतीजों ने एक अलग पार्टी बना ली। आप समझ गए होंगे। हरियाणा के इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाचा भतीजे की कहानी तो हम लोग बहुत पढ़ते रहे, वहाँ भी एक कहानी शुरू हुई है ना, और अब कहानी बहुत आगे निकल गई। तो मैं चाचा भतीजे कहानी से ही बड़ौदा में जो हो रहा है वहाँ से शुरू करूँ या कहीं और से शुरू करूँ? मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आज के दिन और जिस तरह का माहौल बड़ौदा के अंदर देखने को मिल रहा है, हमारा गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ इस सीट को जीतेगा। और जो वोट दोनों संगठनों के डिवाइड होकर आए थे, 36,000, 34,000, आज मुझे लगता है मिलकर हम 30,000 की लीड के साथ इस सीट को जीते। दुष्यंत जी, ड्राइंग रूम में कॉपी पर, है ना, हम लोग जोड़ते हैं 4 + 4 8, है ना, 11 + 11 22। वो गणित और राजनीति का गणित, ये दोनों बड़ा फर्क होता है। यहाँ पर 2 + 2 4 हमेशा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। 100 - 96 भी 4 हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, इस बड़ौदा के चुनाव में ये भी देखा जाएगा, मैंने कहा ना कि ये बड़ौदा चुनाव में बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, ये भी देखा जाएगा कि गठबंधन के तौर पे ये पहला चुनाव है। जेजेपी का वोट और बीजेपी के सिंबल पे कैंडिडेट खड़े हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और आप लोग समर्थन कर रहे हैं। तो जेजेपी का वोट कितना ट्रांसफर होता है? पिछले चुनाव में जो जेजेपी को वोट मिले और जो बीजेपी को वोट मिले, अगर वो जुड़ जाते हों, जैसे हम लोग गणित जो मास्टर साहब पढ़ाते थे, है ना, 10 + 10 20, अगर वो हो तो फिर तो कसरत करने की जरूरत नहीं है। शशि जी, आप ये मान कर चलो जी कि 4 साल जनरल इलेक्शन में पड़े और लोगों का मन सरकार के पक्ष में वोट डालने का। आज के दिन लोग बेकार है कि राज पलट जाएगा। मुझे जैसे आप 2 + 2 4 का गणित समझा रहे हैं या 100 - 96 4 का गणित समझा रहे हैं, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि 1 + 1 2 होते हैं, वो गणित सरकार पलट रही है। पहले 31 थे, अब 30 हो गए, वो 30 + 1 31 में सरकार पलटा रहे हैं। ये गणित बड़ा अजीब है, मगर जनता हर चीज जानती है, जनता ने मन बना लिया है। जिस तरह का समर्थन हमारे गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर को मिल रहा है, अब 57 को 58 कर सरकार को और ताकत देने का काम बड़ौदा की जनता करेगी। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि जेजेपी का एक वोट बेस था, पिछले बार भी था,
अच्छा खासा वोट आया। जीतना हारना तो चुनाव में चलता है, कोई एक जीतेगा, लेकिन एक बड़ा वोट बेस तैयार हुआ था बड़ौदा में। के अंदर हमें लगभग 30% वोट मिले थे जी और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी लगभग 32% वोट मिले जी। और दोनों पार्टियों के आज की परिस्थिति के हिसाब से 60% से ज़्यादा वोट शेयर बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि पहले ट्रायंगुलर फाइट थी, अब 2 कॉर्नर फाइट है। कांग्रेस का उम्मीदवार जो आज के दिन है वो 40-42% तक आ सकता है, मगर आज के दिन बड़ौदा की जनता सरकार की विकास की ओर वोट दे रही है। मैं 1 साल की बता सकता हूँ, मेरे हाथों से लगभग 42 करोड़ के सड़कों के निर्माण, मैं आऊंगा उस पे, 65 करोड़ क्योंकि डेवलपमेंट का इशू है, बहुत बड़ा इशू 65 है। करोड़ रुपए के पंचायत के काम मैंने यहाँ करवाए। हमने 2 कॉलेज यहाँ मंजूर कराए, यूनिवर्सिटी की हमने अप्रूवल अभी देनी है। ये तमाम चीजें जो लोग कहते हैं कि हम थारे हैं, हमने बड़ौदा का विकास कराया। 15 साल में से 10 साल तो वो राज में रहे बड़ौदा में, उनसे कोई पूछने का काम करे, हिसाब तो दे जनता को। वो तो कलोई से आप कभी बड़ौदा में एंटर करते हैं तो ऐसे लगता है कि इंडिया से पाकिस्तान में घुस गए। जो हालत पहले भिवाड़ी की तरफ थी, आज बड़ौदा की तरफ भी वही हालत किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। आज नौकरी लगे, विकास कार्य हुए तो कहाँ हुए? खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कलोई में, या बेटे की लोकसभा में, हिसार रोहतक लोकसभा में। आप आसपास लगते हुए इलाके के अंदर विकास तो हमें नामात्र से भी कम दिखता है। वो मैं आता हूँ, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मसला है, और डेवलपमेंट के सवाल पे कांग्रेस से भी सवाल होगा, बीजेपी से भी होगा, और इस गठबंधन से भी होगा, क्योंकि 1 साल आपका भी हो चुका है। मैं जो एक बुनियादी सवाल समझना चाह रहा था, आप कैंपेन में घूम रहे हैं, दिग्विजय घूम रहे हैं, अजय भाई साहब घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ आप भी मंच पर हैं, उधर दिग्विजय भी मंच पर साथ साथ घूम रहे थे। जेजेपी के वोट को बीजेपी में ट्रांसफर करना कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है? हमारी जिम्मेवारी है शशि जी, और चैलेंज नहीं है। हमारा एक एक समर्पित कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ आज योगेश्वर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगा हुआ है, और इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहा है कि हम इस सीट को जीतकर जहाँ गठबंधन को ताकत देंगे, वहीं सरकार को और मजबूती देने का काम करेंगे। हमारे दोनों, चाहे हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर बांगड़ हो, चाहे हमारे पिछले उम्मीदवार भूपेंद्र जी हो, दोनों दिन रात उम्मीदवार के साथ हैं। और आज मैंने जितने गांव का दौरा किया है, एक एक गांव के अंदर भरपूर एक एक कार्यकर्ता ने योगेश्वर को आशीर्वाद भी दिया है, एक एक बुजुर्ग ने आकर पगड़ी पहनाकर सम्मान किया है। और आप देख लेना, 3 तारीख को जब आपकी गाड़ी घूमेगी और सर्वे करती घूमेगी बूथों के अंदर, तो आप देखोगे सबसे पहले अगर पोलिंग बूथ को कोई इस गठबंधन के डांटेगा तो जेजेपी का समर्पित कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से पहले आकर बूथ को संभालने का काम करे। ये जो ओपोनेंट्स हैं, जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, चाहे आपके चाचा जी पॉलिटिकल ओपोनेंट है आईएनएलडी से, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अभी तो मुख्य मुकाबला मान लीजिए कि इधर है, वो दोनों ये कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो वो कह रहे थे कि एक सीट पर बाई इलेक्शन हुआ था 30 साल पहले महम में, और उस महम के बाई इलेक्शन के बाद 3-4 महीने के बाद क्या स्थिति हुई थी वो सबको पता है। मैंने ये कहा कि महम और बड़ौदा का क्या कनेक्शन है? वो कहने लगे कि जेजेपी में आज की तारीख में अधिकांश विधायक नाराज हैं, अलग अलग कारणों से नाराज हैं, कभी दादा नाराज, कभी चाचा नाराज, कभी ये नाराज, कभी वो नाराज। वो कहते हैं कि इस इलेक्शन के रिजल्ट जब आएंगे, स्वाभाविक है जब हुड्डा साहब से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि हम ही जीत रहे हैं। वो कह रहे थे कि इस हार के बाद एक रिफ्ट पैदा हो सकता है। शशि जी, एक चीज आपको पत्रकारिता करते हुए दशक हो गया, एक चीज पूछना चाहता हूँ। जब ये गठबंधन की सरकार बनी, आज से पूरे 1 साल पहले बनी, मुझे याद है जिन 2 लोगों का आपने नाम लिया, वो कहते थे 1 महीने में सरकार गिर जाएगी, फिर 100 दिन में गिर जाएगी, फिर 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, फिर तो ये बात आ गई थी हम विधानसभा में दहाड़ेंगे और सरकार गिर जाएगी। आज 1 साल में इतना भी ऊपर नीचे हुआ है सरकार का। बड़ी मजबूती के साथ मनोहर लाल जी और मैंने और हमारी दोनों पार्टियों ने, एक एक विधायक ने सरकार को चलाने का काम किया। और ये आज आपके कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ कि 4 साल इसी मजबूती के साथ इस सरकार को चलाएंगे। और एक बाई इलेक्शन नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो सोच दंगे कराने की, लड़ाई कराने की है। मैम से कंपेयर करते हैं, वो क्यों नहीं बोलते? जब वो मुख्यमंत्री थे
तो रोडी में उपचुनाव था, इलाहाबाद में उपचुनाव था, वो भी तो वो सरकार में बैठे हारे थे। उसको क्यों नहीं कंपेयर करते? क्या उस चुनाव हारने से उनकी सरकार गिर गई थी? आज तो हम पूरी मजबूती के साथ इस सीट को जीत रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ जींद में तो हम दोनों अलग लड़े थे, फिर भी फर्स्ट सेकंड आए थे। और रणदीप सुरजेवाला जो आज इनकी बस के ड्राइवर बने घूम रहे हैं, सोनिया गांधी ने स्टेयरिंग इनसे छीन तो लिया है, छीना है नहीं छीना है, भर के सारे नेताओं के साथ उनको तो आज बिहार के अंदर इंचार्ज बना दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बाई इलेक्शन तक सीमित कर दिया। ये गारंटी है, हमारा तो पता है, मगर ये गारंटी के साथ कहता हूँ जिस दिन कांग्रेस ये उपचुनाव हारेगी, अगले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर प्रतिपक्ष के नेता नहीं बचेंगे। सबसे पहले सोनिया गांधी शायद इनको वहां बदलने का काम करे। और जहां आप दूसरी ओर कह रहे थे कि जो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बदल देंगे, मेरे को तो गणित नहीं समझ आया। मतलब एक विधायक का दल है, मतलब ये आप अपने चाचा जी मैं तो INLD अभय चौटाला की बात कर रहे हैं ना? के दल की बात कर रहा हूं। एक विधायक का दल है, वन मैन आर्मी। वो आके कहते हैं कि हम दूसरी सीट जीतेंगे पता नहीं 3-4-5-4 से, मगर दूसरी सीट जीतेंगे और एक से सरकार बना लेंगे। ये तो इतिहास ही रचा जाएगा हिंदुस्तान के अंदर कि 2 विधायकों से 47 की विधानसभा का लीडर बन जाएगा कोई। मैं तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ हम आज 57 पे हैं और मजबूती के साथ हैं, और इस चुनाव के बाद हम मजबूती के साथ 58 पे पहुंचने का काम करें। ठीक है, चलिए हम बड़ौदा की बात करते हैं। आप जिसकी बात कर रहे थे कि सड़कें बन गई, ये बन गया, जब सवाल बड़ौदा, ये हकीकत है या आप भी मानते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है और इलाकों की तुलना में यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ? ये कड़वी सच्चाई है। 1 महीने पहले जब मैं थर्मामीटर कार्यक्रम कर रहा था तो सड़कें टूटी हुई थी, कुछ सड़कें बन रही थी, कुछ पर गिट्टियां डाली जा रही थी, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ था। 10 साल हुड्डा साहब रहे, 5 साल खट्टर साहब रहे और 1 साल पूरा हो गया जब ये गठबंधन की सरकार है। ये जब चुनाव आ गया नजदीक तब सड़कें बनने लगी क्योंकि बाई इलेक्शन था, लेकिन 1 साल तक आप लोगों को याद नहीं आया। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब हमारी सरकार बनी विधानसभा के अंदर, हमारा जब पहला बजट था, उस दिन भी ये अनाउंसमेंट करी थी कि हम हर विधायक को बियॉन्ड उसकी पार्टी देखे हुए 5-5 करोड़ के विकास कार्य देंगे। इतिहास में तो नहीं हुआ, ये 1 साल के अंदर हुआ। आप बोलते हैं कि विकास कार्य के लिए अब सड़कें बन चुकी, मेरे को तो आए साल हुआ है और साल के अंदर गर्व से कह सकता हूँ ऐसा कोई विधायक नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जो कहता हो कि हमारे पास गांव के विकास के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास सड़कों के विकास के लिए पैसा नहीं है। चाहे वो मेवात में कांग्रेस के विधायक बैठे, वहाँ भी हमने स्टेट हाईवे मंजूर करने का काम किया। आज बड़ौदा की बात करें तो 43 करोड़ रुपीस के अंदर इंटरनल रोड्स नहीं, इनकी जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड थी उनको भी हमने डेवलप किया, स्ट्रेंथन किया। आज गांव की बात करें तो लगभग 1000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का कोविड के बाद पूरे हरियाणा में हमने पंचायती राज के माध्यम से डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट करवाए हैं, जिसमें अकेले बड़ौदा हल्के के अंदर 60 करोड़ रुपया दिया है। हमारी सोच प्रदेश के विकास की, उन्नति की है। आप कहते हो कि विकास नहीं हुआ, इतिहास है। बड़ौदा रोहतक के, सोनीपत के 2 बड़े एजुकेशनल टाउन के बीच में पड़ता है। आप ये बताओ, आज तक यहाँ एक कॉलेज नहीं था, इस राखी पे हमारी सरकार ने 2 कॉलेज मंजूर करने का काम किया। यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि जो बुटाना के अंदर कॉलेज है, स्कूल है, जनता स्कूल, उसको कन्वर्ट किया जाए यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारी सरकार ने प्रपोजल मंजूर किया है। ये विजन है प्रदेश के विकास का। इस इलाके के अंदर कितने नेशनल मेडलिस्ट हैं, योगेश्वर तो ओलंपिक्स तक नाम रोशन करके आए। आज कबड्डी की, प्रो कबड्डी की एक पूरी टीम इस हल्के के कथुरा गांव की आप बना सकते हो। मैं तो पूछता हूं भूपेंद्र हुड्डा से कि 10 साल में कोई एक स्टेडियम इस हल्के के अंदर दिया हो। उनने तो अगर कुछ किया तो सोनिया गांधी को खुश करने के लिए कहीं इंदिरा गांधी कुछ बना दिया, कहीं राजीव गांधी कुछ बना दिया। प्रदेश के अंदर आज के दिन ना मात्र डेवलपमेंट अपनी लोकसभा बेटे की से या अपनी विधानसभा के बाहर कांग्रेस की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट के काम हुए, ये चुनाव को ध्यान में रख के नहीं हुए, ये
मतलब एक साल में नहीं बल्कि पिछले 2-3 महीने में हुए। शशि जी, आपने खुद देखा था कि मार्च से लेकर जुलाई तक तो कोविड का लॉकडाउन। क्योंकि मैं ये सब सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं यहाँ की राजनीति में और सभाओं में ये सब सवाल किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल ओपोनेंट तो ये भी कह रहे हैं कि आने में देरी कर दी। सुना आपने भी बयान, ये हमने बोला तो आए, वो बात नहीं है। आज लोहार भी हथौड़े बनाने के लिए जब अपनी चोट मारता है तो लोहा गर्म करके मारता है। आज बड़ौदा की जनता का मन है कि कांग्रेस को हल्के से बाहर मारने के लिए, और जहां उस हथौड़े की जरूरत थी हम आए और मजबूती के साथ, मुख्यमंत्री हो, मैं हूं, हमारे तमाम सीनियर नेता हो, आकर काम कर रहे हैं और इस सीट को ऐतिहासिक तौर पे जीतने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बड़ौदा से जुड़ा हुआ एक और मसला है जो आजकल यहाँ की रैलियों में अलग अलग नेताओं के भाषणों का बड़ा अहम हिस्सा बन गया है, वो है योगेश्वर दत्त। एक पॉलिटिक्स में कहावत है, आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, हो सकता है कि मेरे बारे में लोगों को ना पता हो, एक दफ़ा मुझे टिकट दे के देखिए, मुझे अपने 7 पुश्त जो है ना पुरानी वाली, वो सारी चीज़ें पब्लिक के सामने आ जाएंगी। योगेश्वर दत्त का एक पुराना ट्वीट चल गया और उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, जो आरक्षण को लेकर करके दिया हुआ था, उस पर क्या स्टैंड है? मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोई भी इस तरह की चीज़ जब तक वेरीफाइड ना हो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी बढ़ाई करी थी। मुझे याद है इससे पहले चौटाला साहब की भी स्पोर्ट्स पॉलिसी की बढ़ाई होती थी कि उनने कर्ण महेश्वरी को इंडिया में लैंड होते ही 25 लाख का चेक और एक फ्लैट दिया। आज के दिन क्या परिस्थिति है, और उस परिस्थिति के अंदर प्रदेश के हित के लिए, और एक चीज़ योगेश्वर की मैं खासियत बता दूं, कांग्रेस का उम्मीदवार तो ये कहता है कि बाबू बेटों तक मैं सीमित हूँ, कहता है नहीं कहता? ये तो आपके रिकॉर्ड पे भी कहा है कि मेरे पिता समान, मेरे भाई समान, मेरी सीमा उतनी। योगेश्वर को कोई रोहतक तक सीमित हमने कर नहीं छोड़ा, एक घर तक की वहीं हाजिरी मारनी है। आज उसने अपना इतना नाम और मुकाम कमा रखा है कि वो राष्ट्रपति भवन में सीधा जा सकता है, कई बार वहाँ मेडल लेके आया है, प्रधानमंत्री के पास जा सकता है, और बड़ौदा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो पूरे देश के अंदर उस लड़ाई को लड़ सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन जनता जो बड़ौदा की है वो मजबूती के साथ योगेश्वर का साथ दे रही है। ये जब आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, और चलिए वो आरक्षण वाले को आपने गोल गोल घुमा दिया, ठीक है, वो जवाब आपका है। एक जो पिछला चुनाव था, रैलियों में आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से कहते थे 75% यानी 75% नौकरियां हरियाणा के बच्चों के लिए। बिल्कुल। आजकल जो आपसे बेइंतहा इश्क करते हैं उस तरफ लोग, वो कहते हैं कि बात तो 75% नौकरियों की होती थी, और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में हरियाणा के बाहर के आदमी को बैठा दिया, जहां पर नौकरियों के लिए ही संस्था है, वो इंस्टीट्यूशन है, तो उस पर दुष्यंत कुछ नहीं कहते हैं। मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। एक तो मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि 5 तारीख को हमारा विधानसभा का सेशन है जी, और आपका स्वागत है। आप आइए, अपना कैमरा लेकर आइए। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि उसमें 75% वाला 75% आप वो लेके आ रहे हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए हम पहले तो ऑर्डिनेंस लाए थे, अब तो बिल लेकर आ रहे हैं। और दूसरी चीज, बाहर का बैठा दिया। एचपीएससी का चेयरमैन बना है, उस व्यक्ति ने 30 साल प्रदेश के फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर सेवा करी, और आज के दिन वो व्यक्ति प्रदेश के अंदर ही घर बनाए बैठा है। अगर 30 साल शशि रंजन हरियाणा में रहे तो क्या मैं उनको कहूंगा कि ये बिहार के हैं? अब तो बिहार वाले कहने लगे हैं कि तुम तो हरियाणवी हो गए हो। इसलिए तो आपको देखो कि बिहार में चुनाव चल रहा है और शशि रंजन बड़ौदा में बैठा जी। है, इससे खुशी की क्या बात होगी? जी, एक मसला है, कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं। अब तो वक्त के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें बदल रही हैं। बहुत सारे वीडियोस आते हैं, फलाने मंत्री का विरोध हो गया गांव में, फलाने विधायक को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो INLD के एक नेता हैं, नाम है अभय चौटाला, वो कहते हैं कि एक बार इन मंत्रियों और विधायकों से सिक्योरिटी हटा लो और उसके बाद इनको कहो कि बड़ौदा के किसी गांव में घुस करके दिखाएं। ये पहले जाते हैं और इनके जाने के पहले आर्मी चली जाती है, सब सेटल कर देती है। उसके बाद ये 100
सिक्योरिटी फोर्स लेकर के जाते हैं, अकेले जाने की हिम्मत नहीं। अगर काम किया होता तो अकेले जाते। शशि जी, मैं तो आपके बीच में बैठा हूँ और आप मेरे को कितने सालों से जानते हैं। कभी आपको ये लगता है कि हमें उस खौफ में लोगों को रखने की जरूरत है? मैं तो गांव में पूरा चुनाव रुका था, मेरे साथ तो कोई पुलिस वाला नहीं रुकता था। और मुझे लगता है चौधरी देवीलाल जी वो व्यक्ति थे, सड़क पे जब चलते थे तो काफिला सीधा चला जाता था और गांव में चले जाते थे। वही खून हमारे में। जो लोग कहते हैं कि इनका पिता भी चेहरा नहीं संभाल पाएगा, मैं आज कह देता हूँ कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ये सोचते हैं कि सच्चे उनके फॉलोअर और उनकी दिशा दशा को आगे ले जाने वाले व्यक्ति आज विधायक दल है, तो फिर मैं आज कहता हूँ यही बड़ौदा है जिसको चौधरी देवीलाल जी ने सींच कर 8 बार यहाँ से विधायक बनाया था। जींद में 3454 आए थे। अगर इतना ही दम रखते हैं तो ये बड़ौदा वही है, 7454 लाकर दिखाने का काम करे। ऑन रिकॉर्ड आज आपको कहता हूँ, आज जनता का प्यार इस गठबंधन के प्रति है। और जो लोग विरोध की, काले झंडों की बात करते हैं, आज वो लोग केवल मात्र बहकारे हैं। आपने पंजाब का MSP एक्ट देखा? 3 साल की सजा हो जाएगी। किस पे? पैडी पे, वीट पे। वो तो पहले ही MSP पे है। स्टेट गवर्नमेंट तो प्रोक्योर ही नहीं करती। आ रहा हूँ, वो भी है मेरे। सेंटर प्रोक्योर करती है। हरियाणा इकलौता राज्य है जहां पर पैडी, जो आज के दिन प्रोक्योरमेंट चल रही है, पैडी। हमारे यहाँ पर बाजरा, हमारे यहाँ पर मूंगफली, हमारे यहाँ पर कॉटन, कृषि। आज के दिन हमारे यहाँ पर मक्का। 5 अलग फसलों की वैरायटी है जिसको पूरे MSP पे 1509 केंद्र सरकार वो जो 3 कानून है वो एक बड़ा मसला है और उस पे मैं आऊंगा और डिटेल में बात करूंगा। ये जो मंत्री और विधायकों के विरोध वाली बात है, तो ये कार्यक्रम है महापंचायत, और इस महापंचायत में कुछ घंटे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी भी आए थे और मैं उनसे कह रहा था, हालांकि 86 ईयर्स 86 साल के हो गए हैं और इस उम्र में जिस तरीके से घूम रहे हैं तो वो काबिले तारीफ़ है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप अपने तजुर्बे के आधार पर, चलिए मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी सरकार कैसी थी, तो आप कहेंगे बहुत अच्छी सरकार थी। हुड्डा साहब की सरकार और चौटाला साहब की सरकार और अब गठबंधन सरकार, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे रैंक करेंगे, क्या एनालिसिस करेंगे? उन्होंने एक लाइन में कहा कि सब लुटेरों की सरकार है। मैंने कहा कि आपका ही पोता, चलिए ठीक है, अलग हो गया, लेकिन वो डिप्टी CM है। बतौर डिप्टी CM कैसा आकलन करते हैं? उन्होंने कहा कि जो आदमी मुझे दादा मानने से ही इनकार कर दे उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब मैंने रिपीट किया, उन्होंने कहा मैंने आपको जवाब दे दिया है, सब लुटेरों की सरकार। मैं उनकी बात पर आज तक कभी टिप्पणी कर नहीं हटा, ना करता। पर मैं एक चीज़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 1 साल में हमारी सरकार ने बड़े बदलाव लाए और बहुत से लोगों के पेट में उससे दर्द हुआ। चाहे वो रेवेन्यू में बदलाव हो, तो जिनने 73,000 एकड़ ज़मीन प्रदेश की बेची, आज उन लोगों को उस चीज़ का असर दिखता है कि उनकी चोरियां रुक रही है। जो लोग चोरी करते हुए रोके जाते हैं, परेशान वो लोग होते हैं। मुझे याद है 1 साल पहले जब मैंने कहा था कि किसान के खाते में पैसा देने का काम करेंगे, धान घोटाला बना दिया था। आज किसी किसान से पूछो, जब उसके खाते में उसकी फसल का 1-1 रुपया बिना कटे आता है, उसके घर में कोई शादी हो, कोई उसने काम करवाना हो, कोई कमरा बनवाना हो, कोई खाद बीज अगली फसल की, उसके अंदर खुशी आती है उसके दिल में। और मुझे लगता है इस प्रदेश के 55 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसान को उसके सोने का, चाहे वो गेहूं हो, चाहे जीरी हो, या उसकी और फसलों का पूरा दाम MSP पर उसके खाते में हमारी सरकार ने ट्रांसफर किया। ये आपके महकमे में ही इस तरह की चीजें क्यों निकल जाती हैं? धान घोटाला एक कंट्रोवर्सी हो गई, रजिस्ट्री घोटाला एक कंट्रोवर्सी हो गई। शशि जी, एक चीज बताता हूँ, जब बदलाव आते हैं तो चोरियां पकड़ी जाती है। जब चोरियां पकड़ी जाती है तो लोग आरोप लगाते हैं। मैं तो आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, 1 साल पहले धान घोटाला कहा था मैंने, विधानसभा में खड़े होकर कहा एविडेंस दो। आज तक आया क्या घोटाला था? रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला। मैं कहता तो हूं कि आपको लगता है मैंने 1 रुपए की चोरी करी है, मेरे को पकड़ो तो सही, बताओ पब्लिकली ये चोरी करी है। ये कहना कि चोरों की सरकार है,
ये तो बिना तथ्यों के बात करने की बात है। ये कंट्रोवर्सी आपकी अपनी गवर्नमेंट की वजह से नहीं होता है। आप धान घोटाला में आपका स्टैंड अलग था, अनिल विज साहब का स्टैंड अलग था, शराब घोटाला में फिर वही हुआ। तो आप ये दो छोड़ दीजिए, आप उधर वो देख लीजिए कुरुक्षेत्र में जो लाठीचार्ज हुआ, सो कॉल्ड, सरकार कहती है सो कॉल्ड, मुख्यमंत्री कहते हैं सो कॉल्ड, आपका स्टैंड बड़ा उस पर सख्त था, अनिल विज साहब कुछ कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने। तो ये और अनिल विज के बीच के जो स्टेटमेंट थे उसकी वजह से निकला, नहीं लेना देना था। लेकिन आपको याद है तो उनकी भी कोई स्टेटमेंट नहीं है जितना मुझे याद है। नहीं, ये था कि धान घोटाला है, आप दिखाइए, क्योंकि ये एक परसेप्शन बना था कि आप में और अनिल विज में नहीं बन रहा है। आपके पास रिकॉर्ड है। आप कह रहे थे धान घोटाला हुआ, नहीं हुआ, हमने वो तो कह रहे थे वेरिफिकेशन कराई थी, एक बार नहीं 3 बार कराई जी। और जिन लोगों के पास कमी थी उन लोगों ने सरकार का स्टॉक भी फुलफिल किया। इसी बार कोविड के अंदर ऐतिहासिक तौर पर लिफ्टिंग हुई है पैडी की। हमारे बताइए कितने शेलर वाले डिफॉल्टर हुए, और इतिहास में आप रिकॉर्ड उठाकर देखो और शेलर वालों का डिफॉल्टिंग रेशो देखो, सिर्फ पीवी की वजह से। और हम तो अब भी कराएंगे। आज जो प्रिक्योरमेंट चल रही है इसके अंदर हमने शक्ति पहले से ज़्यादा बढ़ाई। लास्ट ईयर 75 लाख मेट्रिक टन प्रिक्योर हुआ था। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में गोस्ट परचेजेज होती थी, 95 लाख मेट्रिक टन पैडी प्रिक्योर हुआ था। आज तो मंडियों का रिकॉर्ड 50 लाख मेट्रिक टन का भी नहीं बताता, 10 लाख 12 लाख और आ सकता है। इसका मतलब जो इतना ज़्यादा चावल 92 लाख भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में आया था और आज 60 लाख आ रहा है, तो 30 लाख मेट्रिक टन कहाँ था? तो कागजों में था। नहीं तो फिर ये शक्ति करी तो इस पे तो जांच होनी चाहिए। हम तो कहते हैं, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सदन में कहा है कि आप लिखित में दइए, मैं तो पिछले 10 साल की जांच करा। नहीं तो आप सरकार में है ना, आप जांच का आदेश दीजिए। जांच के आदेश तो जब देंगे ना जब वो लोग मांगेंगे। आज जो घोटाला बोलते हैं उनको तो मैं सरेआम कहता हूँ। क्या बताइए, मेरे रहते हुए अगर घोस्ट परचेज हो रहा है, घोस्ट का मतलब बहुत सारे लोग जो समझ रहे हो भूतिया परचेज हो रहा है, जो एक्चुअल में परचेज हुआ ही नहीं और सरकारी रिकॉर्ड में चला गया, तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। इस पे तो सरकार को जांच करनी चाहिए। मेरे टेन्योर में 1 साल के अंदर इस तरह की प्रथा को पूरी तौर पर बंद किया जी। पहले जो चीज हुई और जो लोग कहते थे कि घोटाला हुआ, इंक्वायरी होनी थी, मैंने सदन में खड़े होकर उनसे कहा था कि आप लिखित में दिए, हम कराते सीबीआई जांच। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस दिन के बाद आज तक इसके ऊपर एक जवाब नहीं दिया। चलिए हम कृषि बिल पे आते हैं, लेकिन कृषि बिल पे आने से पहले एक सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे। जो मैंने कहा कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, आप भी यंग हैं, डायनामिक हैं, खून आपका भी गर्म है, और वो तो अपने दाढ़ी वाले बाबा जो हैं गब्बर, वो तो गब्बर ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ तो मैंने आपको देखा कि आपका स्टैंड बड़ा क्लियर था, प्रो फार्मर। अनिल विज साहब कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, सरकार ने ना आदेश दिया ना लाठीचार्ज हुआ। फिर उस पर सीएम साहब बीच में आकर करके कहे कि नहीं नहीं, सब रफा दफा हो गया। ये स्टैंड आज की तारीख में आपका क्या कहना है? कुरुक्षेत्र में हुआ था, नहीं हुआ था? जहाँ फार्मर बिल की बात है और जो प्रोटेस्ट हुआ उसके खिलाफ, क्योंकि जो घटना हुई वो पूरी, अगर हम विश्लेषण में जाए कि एम्बुलेंस आई, फिर ट्रैक्टर आए और घटना हुई, उसके ऊपर कार्रवाई सरकार ने भी करी। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और वहाँ जो डीएसपी थे जिनने वो आदेश दिए, उनके ट्रांसफर्स भी हुए। और जिस तरीके से वो घटना को प्रसारित किया गया, अगर उस पर चले जाए तो उसके अंदर बहुत सी कमियां रही। मैंने पहले दिन स्पष्ट किया था कि ये निंदनीय है। आज क्या स्टैंड मेरा स्टैंड तो वही है कि निंदनीय घटना थी, मगर कई लोगों ने उस माहौल को खराब करवाने का भी प्रयास किया और उनकी पिक्चर्स आई, चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, रणदीप सुरजेवाला के साथ रहने वाले हों, भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहने वाले हों। सिरसा के अंदर अभी पिछले दिनों प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर दिखा साफ तौर पर शराब पिला पिला के कई लोगों को किसानों के बीच में भेजा गया कि व्यवस्था खराब हो। इन तमाम चीज़ों को सरकार नोटिस भी कर रही है और इन लोगों को, और स्टैंड आपका वही है? मेरा आज भी वही है। ये कृषि बिल पे क्या स्टैंड है? जब मैं ऑपोजिशन के लोगों से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, सरकार ये कह रही है कि एमएसपी में कोई समझौता नहीं होगा, फिर ये बवाल क्यों है? उनका कहना है कि प्रधानमंत्री बहुत सारी चीज़ें कहते रहे चुनाव की रैलियों में, 2 करोड़ नौकरी, फलाना ढिमकाना जो कहते हैं, लेकिन
अगर ये 2 लाइन एमएसपी का कानून में ही लिख दिया जाए तो फिर दिक्कत क्या है? शशि जी, बड़े चोई साहब भी और सर छोटू राम भी एक चीज़ कहा करते थे कि किसान को समझाना मुश्किल है, बेकाना आसान है। और उस चीज़ को आज हम देखते हैं प्रैक्टिकली, तो समझ भी पाते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने एक प्रोपोगेंडा रचा। ये 3 ऑर्डिनेंसेस आए, इन 3 के अंदर परचेज के ऊपर कहीं भी कोई बात नहीं की। एक चीज़ आई कि मंडियाँ आप ओपन कर सकते हो जिसके अंदर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और सरकारी बाउंड्री के अंदर करोगे तो 1% टैक्स लगेगा। दूसरा आया कि आप होल्डिंग कितनी भी कर सकते हो, और तीसरा कानून आया इसके अंदर कि आप लोगों के जो लैंड लीज पे कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग कराते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके साथ साझा करूंगा। 2009 के अंदर ग्वार 1800, 1900, 2000 रुपये से 33,000 का दाम पार कर गई थी, और 2010 में राजस्थान के बड़े व्यापारियों ने हरियाणा के अंदर बहुत से किसानों को बीज ला के दिया, खाद ला के दी, तुम ग्वार की खेती करो और हम 15,000, 12,000 रुपये तुम्हारी ग्वार खरीदेंगे। और अगले साल 3300 रुपया भी रेट नहीं आया। किसान की ग्वार दर दर की ठोकरें खा रही थी क्योंकि उसका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं था। इसके लिए कानून लाए, इस पे भी बेका दिया, तुम्हारी जमीनें ले जाएंगे। मैं आपको एक चीज आश्वस्त कर सकता हूं कि आज खाद्य सुरक्षा प्राथमिक लक्ष्य है इस देश का। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से लाखों टनेज आज गेहूं और चावल बढ़ता है, और वो एमएसपी पर हरियाणा और पंजाब लगभग 15% प्रोक्योर करके देश का देते हैं, और वो चलता रहेगा जब तक पीडीएस सिस्टम चलता रहेगा, जब तक गरीब को अनाज मिलता रहेगा, वो सिस्टम चलता रहेगा। अब प्रदेशों की व्यवस्था बनाने की बात है, और हमारे प्रदेश में आज हमने मक्का, आज हमने बाजरा, सीसीआई के लिए हमने कॉटन। आज पहली बार है हरियाणा के इतिहास में, बहुत से मुख्यमंत्री जा लिए, पहली बार है कि हमारी सरकार ने परसों नोटिफिकेशन निकाली कि हम मूंगफली खरीदेंगे। कांग्रेस का सरकार तो राजस्थान में है, मूंगफली तो सबसे ज़्यादा वहाँ होती है। कांग्रेसियों से पूछो तो सही कि एक दाना मूंगफली का सरकारी रेट पे खरीदा। और एमएसपी मिनिमम सेल प्राइस नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और उसका किसान को ये समझना पड़ेगा कि जब सरकार खरीद करती है सरकार के लिए, तो किसान को उतना मिनिमम सपोर्ट सरकार करेगी। और हरियाणा प्रदेश में मैंने पहले दिन कहा था, आज भी कहता, और कल मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया कि जब तक हम इस सरकार में बैठे हैं, एक एक दाना एमएसपी पर किसान का हम पूरी तौर पर खरीदवाएंगे, और किसान को दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज रहा 10 साल। आप किसी किसान से पूछो, 3-3 दिन मंडियों में सोना पड़ता था जब जाके गेहूं और जीरी खरीदती थी। हमने कोविड में किसान को 8 घंटे से ज़्यादा मंडी में नहीं रुकने दी। आज पैडी की प्रोक्योरमेंट है, कोई किसान नहीं है जिसको ओवरनाइट मंडी में सोना पड़ता। हमारी सरकार ने अब तक किसान की फसल जो आई है, लगभग 7800 करोड़ रुपए का माल सरकारी गोदामों की तरफ चला है, और उसके अंदर से 3500 प्लस करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचा दिया, और अगले एक सप्ताह के अंदर 3000 करोड़ रुपया हम और भेजेंगे। तो ये एफिशिएंसी, ये बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को समझ में नहीं आती है बात। कुछ लोग इधर नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग उधर नाराज हो जाते हैं। आप चाहे तो मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन नाम लेना बेहतर ठीक नहीं है। चाह रहे हैं जी, मैं आपको फिर वही लाइन के साथ बता सकता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी एक चीज कहा करते थे, किसान को समझाना मुश्किल है, बेकाना आसान है। और कहीं ना कहीं वो लोग, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप एक पत्रकार हैं, ये 3 लॉज आए हैं, एक पेज के हैं, आपने तीनों पढ़े हैं? मतलब लगभग पढ़े हैं। लगभग। यही तो दिक्कत है कि 2 लाइन पढ़ के आपने सोच लिया कि पता नहीं क्या ही ब्लंडर किसान के लिए कर दिया। 2 लाइनों से कानून नहीं, मतलब ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं बात ठीक है। मतलब उसमें 2 लाइन ये लिखना कि एमएसपी के ऊपर मैं आपको भी बता के हटाऊं कि मिनिमम सेल प्राइस नहीं है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये आज तक हमारे देश की नहीं, दुनिया भर का कोई देश नहीं है जो इसको लॉ के तौर पे लाया है। ये हमेशा नोटिफिकेशन के तौर पर साल के अंदर निकाली जाती है, अगली फसल से पहले। अब जैसे मतलब वो आवश्यक नहीं है, एमएसपी का नोटिफिकेशन रिवीजन है। हाँ। आज के दिन जब हमने वीट की एमएसपी निकाली, तो केंद्र सरकार ने उसका दाम 50 रुपए बढ़ाने का काम किया, दाल का दाम 200 रुपए बढ़ाने का काम किया। नोटिफिकेशन है, और ये साल में 2 बार रिवाइज होकर निकलती है।
जो लोग ये एक्ट की बात कर रहे हैं मैं तो उनको कहूंगा कि आप ड्राफ्ट बनाइए, एक मॉडल ड्राफ्ट बनाकर हमें दीजिए, हम भी जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर ये चर्चा करेंगे कि अगर इस तरह का कोई प्रोविजन बने तो क्यों नहीं हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश बने तो ये तरह की प्रोविजन। क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मसला हो गया, आपको भी पता होगा, आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। आप मतलब ज़्यादा ना लिखें लेकिन आप देखते तो रहते हैं, ब्लू टिक बहुत आता रहता है आपका भी। ये कई लोग ये आपने देखा होगा कि कहते हैं जो बाहर पॉलिटिकल सर्कल में या इधर उधर कि दुष्यंत को कुर्सी से मोहब्बत हो गई है, कुर्सी पे बैठ गए हैं। इस विधेयक के आने के बाद भी दुष्यंत को तो इस्तीफा देके सरकार से अलग हो जाना चाहिए था, बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगले चुनाव में, ब्ला 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 ब्ला। ये आप देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पे चलता रहता है। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या मेरे इस्तीफे देने से प्रदेश की सरकार गिर जाती? और अगर गिर भी जाती तो सत्ता में कौन लोग आते? कौन आते? कांग्रेस वाले आते। क्या उनने राजस्थान में, पंजाब में किसान का भला किया? आज पंजाब के किसान की हालत देखो, 700 करोड़ रुपया तो पंजाब के किसानों का गेहूं का पेंडिंग पड़ा है जो कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई। हमने एक एक रुपया चुकाने का काम किया। आज जीरी हमने तो दूसरे प्रदेशों की परमिट कर दी, पंजाब ने उस पर ताला लगाने का काम किया कि बॉर्डर पार जीरी नहीं आएगी। आज पंजाब की और कांग्रेस की ये हालत है कि इनके पार्टी के अंदर आपसी इतने मतभेद हैं। और एक चीज चौधरी देवीलाल जी की आपको याद दिलाऊंगा, वो हमेशा कहते थे अगर किसान का भला करना है तो सरकार के बाहर रहकर नहीं कर सकते, सरकार के अंदर रहकर कर सकते। और आज हमने किया है। केवल मात्र हम पैडी तक सीमित नहीं रहे। आज आप बाजरा उठाकर देखो, हमारी लगभग पूरे 9-10 जिलों की मंडियां हैं। आपके बड़ौदा हल्के के अंदर एक मंडी में बाजरा प्रोक्योर हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ था। कॉटन है, कॉटन के आज तक कभी 15 सेंटर नहीं बने, पहली बार है कि 25+ सेंटर बनने का काम हुआ है। आज के दिन मक्का, मूंगफली ऐसी किसान की फसल है जो कभी सरकार ने नहीं खरीदी। ये पहली बार है कि हमने उसको उसके एग्जैक्ट रेट पर, हमने तो दाल के लिए भी इस बार 17 मंडी नियुक्त करी। और आप हैरान हो जाओगे कि दाल का रेट इतना हाई चला गया कि किसान को मंडियों में सरकार को बेचनी नहीं पड़ी, प्राइवेट लोग उससे पहले उनके खेतों से उठा कर ले गए। तो ये चीज सरकार का लक्ष्य है कि किसान की फसल का या तो मिनिमम रेट मिले या उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो ओपन मार्केट में बेचे। और जो ये मंडियों का रूल खत्म किया है, इससे एक फायदा हो गया। पहले अगर सोनीपत का, बड़ौदे का कोई किसान ये देखता था कि सिरसा के अंदर, हिसार के अंदर उसके नरमे का रेट कोई 100 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, उसको मंडी के अंदर पहले बेचनी पड़ती थी, व्यापारी उसको बेच के आता था। आज वो खुद जाके 100 रुपये मुनाफा कमा के आ सकता है। ये व्यवस्था जरूर इस बिल के बाद हमने किसान को नहीं देने का काम किया। चलिए ठीक है, मेरा तो काम है सवाल करना, जो सवाल आपसे किए जा रहे हैं आप जवाब दे रहे हैं, बाकी मेरा तो काम थर्मामीटर ही लगाना है ना। टेम्परेचर तो पब्लिक नोट करेगी सर, लोकतंत्र का यही उसूल है। एक आप लोग आ गए गठबंधन सरकार में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हुई थी, साल लग गया, अब 2 साल भी का वाला जलसा भी हो जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ बनेगा या? शशि जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो पहली बैठक थी उसमें 33 बिंदु फाइनलाइज हुए थे जो फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देना, BCA को रिजर्वेशन देना, आज के दिन पंचायतों के अंदर फंड्स की अलॉटमेंट के लिए और फंड्स की यूटिलाइजेशन के लिए ज़्यादा ताकत देना। आज मैं एजुकेशन की बात करूं, HTAT की बात हो, एडमिशन प्रोसेसेस की बात हो, सीट बढ़ाने की, कॉलेज बढ़ाने की बात हो, अनेकों ऐसे पॉइंट है। अगर आप चाहेंगे तो आपको विस्तार से मैं जब नहीं, मतलब वो पब्लिकली हम कर रहे हैं। अब 75% जब 5 तारीख को हम कानून के तौर पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की कोई विधिवत घोषणा आ जाए, कोई उस तरीके से कुछ आया क्या? विस्तारित तौर पर हो सकता है मेरी जानकारी ना हो। दोनों संगठनों का जो उनके घोषणा पत्र का हिस्सा आज पूरा हुआ है, उसका विवरण चाहिए तो मैं आपको एक प्रिंट आउट भी नहीं विवरण नहीं, मतलब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कोई एक कि भाई ये हमारा ऐसा वो तो ठीक है, वो तो आप लोग दोनों आपसी सहमति से करें पब्लिक की जानकारी के लिए कि भाई ये एजेंडा तय हुआ है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी बनाई थी जो दोनों पार्टी के घोषणा पत्र को साइड बाय मतलब उसका काम पूरा हो गया या अभी चल रहा है? चल रहा है, अभी चल रहा है। पहले साल के लिए 33 एजेंडाज हमने
रखे थे दोनों पार्टियों के, और 33 को हमने अचीव कर दिया है। हाँ, ये आप लोगों के इंटरनल मीटिंग में इंटरनल है, मीटिंग पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए मैं जब पूछ रहा हूँ। सरकार काम कर रही है, ये जेजेपी की या बीजेपी की सरकार तो है नहीं, हाँ। ये तो गठबंधन की है, और हम दोनों मिलकर मतलब जब अगर कोई आ जाता एजेंडा- पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो और भी ज्यादा अच्छा रहता, मेरा मशवरा है। आप चाहेंगे तो एक दिन दोबारा बैठ जाएंगे चुनाव के बाद, और एक एक पॉइंट को आपको मैं ना मुझे बताइए ना बताइए, मतलब पब्लिक को जानकारी रहे कि भाई कौन से कॉमन मैन आपने एक प्रोग्राम है। सुझाव दिया है उसको फुल जी, ये होना भी चाहिए। मतलब जब गठबंधन की सरकार है तो होना चाहिए एक कॉमन मैन प्रोग्राम। आप ठीक है कर रहे होंगे, पब्लिक तो सर मतलब हमारी आप लोगों की वोट से आप लोग नेता बनते हैं ना सर, तो जानकारी तो होनी चाहिए ना मालिकों को कि भाई काम क्या हो रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि ये मैं घूम रहा था तो अच्छा यहाँ तो जेजेपी लिखा है, मैं चाबी ढूंढ रहा था और मैंने देखा कई जगह जो है ये खाली है, तो मैंने कहा चाबी गई कहाँ। तो अभय जी मिल गए, मैंने कहा कि उस पर चाबी, बोले कि वो चाबी मेरे भतीजे ने गिरवी रख दी बीजेपी के यहाँ। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि मैं उनको एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता जी, ये बाई इलेक्शन है, और इसके अंदर जब गठबंधन चुनाव लड़ रहा है तो वोटर के माइंड सेट के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो कंटेस्टिंग पार्टी होती है उसका सिंबल चलता है। और ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो चाबी है ना, ये बड़ी मजबूत है। मतलब है आप ही जिस के, ताले के साथ आप ही की जेब में है ना, ये पूछ रहा हूँ मेरी जेब में ही। मैं खट्टर साहब से पूछ रहा था कि ये जेजेपी वाली चाबी कहीं आप किसी जेब वेब में तो लेके नहीं घूम रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए जी, ये जेजेपी के साथ चाबी है और बड़ी मजबूत है। मैंने चुनाव से पहले कहा था कि विधानसभा का ताला चाबी खोलेगी, खोला नहीं खोला? आप बताइए। अब आया सीएम वाला भी हो ही गया। चलिए डीवाई लगा हुआ है, लेकिन सीएम तो है ही आगे। और कौन कहते थे कि ये 200 छोरे घूम रहे हैं। 18 लाख वोट प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी को आए थे, और जो लोग 200 छोरों की बात करते थे उनके कितने आए? 1.5 लाख। तो वो परिस्थिति, ऐसे ही लोग ऐसे बयान देते हैं कि गांव में नहीं बढ़ सकता, चाबी गिरवी कराया, जिनको खुद का राजनीतिक भविष्य आज हिला डुला लगता है। वो तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने जिसका जिसका साथ लिया वो खत्म हो गए, और वो गिन के बताते हैं। आजकल मैंने देखा व्हाट्सएप पे भी खूब चल रहा है कि बीजेपी जिसके जिसके साथ गई वो समाप्त हो गया। वो खुद का साथ नाम लेते हैं, वो तो कई बार मेजर पार्टनर रहे, हम तो माइनर पार्टनर हैं। उनने खुद का नाम लिया। हो सकता है वो अपनी स्थिति को भी उसमें काउंट कर रहे हैं, मगर वो तो बिना बीजेपी खुद ही अपने आप को खत्म कर गए। बीजेपी तो उनके साथ थी नहीं, 9 में ही साथ छोड़ गई, 14 तो उनके नेतृत्व में लगा था। और मुझे लगता है कि एक बस की सवारी थी और अब पैदल चलने लगे। चलिए, एक पार्टी को सिमटा दिया जिस व्यक्ति ने, वो इस तरह की टिप्पणी करता है। वो सिमटा दिया या आप लोगों ने सिमटा दिया उसको? हमने तो मेहनत करी, आपने झोला उठवा दिया। हमने उनकी पार्टी का ना झंडा लिया ना डंडा लिया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने 17 नवंबर को जींद में कहा था, ना झंडा लेंगे ना डंडा लेंगे, अपने दम पे खड़े होंगे। और खड़ा कर कर जेजेपी को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है और आगे लेके जाएंगे। मगर उनके पास तो झंडा डंडा चश्मा सब छोड़ के आए थे, आज क्या हालत है वो आप खुद देख लीजिए। फाइनल, जैसे आपने कहा शुरू में कि जोड़ दें तो 62% वोट शेयर बनता है, कांग्रेस का 40-45, तो मैं ये समझूं कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन 40-50 हज़ार वोट से जीत रही है। मैं तो ये मानता हूँ कम से कम 30,000 की लीड के साथ योगेश्वर हमारा यहाँ से संयुक्त जो उम्मीदवार है इस सीट को भारी बहुमत से जीतेगा। मतलब 10 तारीख को फिर आपसे मुलाकात होगी? बिल्कुल होगी, और लड्डू भी खिलाएंगे। और 14 को दिवाली भी है। हम 10 को ही दिवाली बना दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दुष्यंत चौटाला थे महापंचायत में, और वो तमाम सवाल जो आप करना चाहते हैं वो हमने इनसे किया है। और मुख्यमंत्री के बनने के बाद दुष्यंत जी से ये मेरी पहली मुलाकात, और मैं देखना चाह रहा था कि सत्ता वाली चर्बी चढ़ी है या नहीं चढ़ी, वो आप तय कीजिए, थर्मामीटर मैंने लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक और नेता इस महापंचायत में। शुक्रिया।